तो भारतीय बाजार की चाल के साथ शुरुआत करी जाए। आज वोलेटाइल सेशन है। आज कल के तगड़े प्रेशर के बाद एक गैप अप के साथ शुरुआत हुई क्योंकि ग्लोबली क्यूज थोड़े बेहतर थे। अमेरिका में जो कल कामकाज हुआ, डाउ फ्यूचर्स जो इंडिकेट करे तो गैप के साथ शुरुआत हुई कल के मैसिव 6% के करेक्शन के बाद, पर ऊपरी स्तरों पर टिके नहीं। मुनाफा वसूली का दबाव आया। इंटरडे चार्ट्स आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा होगा। और उसके बाद अब इस समय की हाईलाइट यह है कि लोअर लेवल से वापस एक रिकवरी, एक कमबैक स्टेज करते हुए भारतीय बाजार 3/4% की बढ़त के साथ अब इस समय कामकाज 9350 के ऊपर आ चुके हैं। हम लोग 9356, 9357 के लेवल्स हैं। तो 9300 के लेवल्स को डिफेंड करा है। आज लोज वही थे, 9302 के लोज से हम लोग घूमे हैं और इस समय लोज से 40-50 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। और ये स्विंग कहां से आया? पहले तो निफ्टी बैंक 12.5 पे जब मार्केट का चेक दे रहा था आपको मिड डे जैकपॉट से पहले, तब निफ्टी बैंक 0.5%, 1/3% नीचे था। अब निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पहले तो निफ्टी बैंक का जो स्विंग है, सबसे ज्यादा ये लोअर लेवल से रिकवरी में मदद उसने करी है। और जैसे मैंने हेडलाइन में करा, हैवी वेट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट कर रहा है वापस। आज ये स्टॉक तो गजब का टूल दिखा रहा है। एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है, टीसीएस और इन्फोसिस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक के साथ आईसीआईसीआई बैंक को जोड़ लीजिए तो वो, ये मैं हैवी वेट्स के नाम ले रहा हूं जो इस समय बाजार में कंट्रीब्यूशन के लिहाज से मदद करते हुए। और स्विंग जो आया है, लोअर लेवल से रिकवरी जो आई है, उसमें लार्जली निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन है क्योंकि लाल से हरे निशान में वही पॉकेट, अच्छा गिराया भी इसी पॉकेट ने था। एक समय आज सुबह 480 पॉइंट का उछाल था निफ्टी बैंक में, वहां से गिर रहे थे इसी के कारण। और अब इसमें एक रिकवरी आती हुई जो आप भारतीय बाजारों की मदद करती हुई आप लोग की स्क्रीन पर। ऐसे में रणनीति क्या हो, इस वोलेटिलिटी को कैसे ट्रेड करें? वोलेटिलिटी में ही तो पैसा बनता है ट्रेडिंग में। प्रकाश सर मदद करो ना, कोई ट्रेड वेड है क्या निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे जो आप ले रहे हो हम लोग भी ले लें आपके साथ? एग्रेसिव ट्रेड बन सकता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नहीं। लो लेवल्स का स्टॉप लगाना पड़ेगा क्योंकि आज का लो सस्टेन हुआ और आज का लो और कल का लो करीब करीब वहीं पर था। लेकिन ये जो अपर रीजन पे जो खुला वहां पर सेलिंग तो है। एक्चुअली बाइंग बनती नहीं है, लेकिन ये एग्रेशन है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, शाम तक आधा एक घंटा रुक सकते हैं तो आज का लोग लगाइए। अपमूव मिलता है तो 30-35 पॉइंट 40 पॉइंट लेकर निकल जाइए, अदरवाइज 30-40 पॉइंट का स्टॉप भी दे दीजिए। तो 1:1 रिवॉर्ड रेशियो है, लेना है तो। अदरवाइज ये आज दिन जो है बहुत बढ़िया दिन है ट्रेड नहीं करने का। नहीं, तो आप ट्रेड नहीं ले रहे ना इस समय? मैं नहीं ले रहा जब तक मुझे मेरा सपोर्ट मेरे तो फिर मैं तरफ भी से, नहीं ले मेरे रहा। सेटअप के हिसाब से नहीं, फिर तब आप तक जो आप नहीं कहोगे लेगा। वही हम करेंगे ना। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो गड़बड़ है, गड़बड़ छोड़ देते हैं। तो प्रकाश सर जैसे दबी जबान में उन्होंने क्लियर कर दिया है ना कि मैंने सवाल पूछा था कैसे कमाया जाए, तो कह रहे थे एग्रेसिव ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन एग्रेसिव ट्रेड लेना, जब प्रकाश सर ऐसा वर्ड यूज करते तो आमतौर पे खुद ट्रेड नहीं ले रहे होते। और आपके लिए भी स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि अवॉइड करें आज के सेशन में निफ्टी को लेकर ट्रेड। और ट्रेड लेना भी है, एग्रेसिव ट्रेडर वाकई है तो निफ्टी में ही वो ट्रेड बनता है। निफ्टी बैंक तो वीकनेस है और बहुत वोलेटाइल है इस समय। तो ठीक बात है, ये रही निफ्टी की स्ट्रैटेजी है कि इस समय दूर रहें, अभी के लिए ज्यादा बेहतर रणनीति होगी। अच्छा, कुछ स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं और लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। एक है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। पर प्रकाश सर आप बैंक निफ्टी को लेकर कॉल दे नहीं रहे हैं, तो इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड है कि छोड़ देने का है? कोटक ले सकते हैं। कोटक का मुझे चार्ट अच्छा लगता है क्योंकि कोटक पे देखा जाए तो कल का लो और आज का लो जो करीब करीब वहीं पर है। आज एक घंटे में थोड़ी बाइंग नजर आ रही है, तो टाइट स्टॉप लगा सकते हैं कोटक में करीब 1265 का या 1275 का। 1270 का लगाते तो अच्छा रहेगा। ऑन द अपसाइड को 1300 1310 ये एक जोन है, 1320 भी जा सकता है। मौका मिले तो जा सकता है ऊपर, लेकिन एक ट्रेड बनता है शायद ऑन द लॉन्ग साइड कोटक महिंद्रा बैंक में। और टिकर टीम हमारी चला रही है मेटल्स में बाइंग। कुछ देर में मैं जेएसपीएल के मैनेजमेंट से बातचीत करने वाला हूं, मेरे ख्याल से जुड़ भी चुके हैं वो। प्रकाश सर, मेटल्स में एक रिकवरी आ रही है। आज सुबह से हरकत में थे और अब जो है बाजार में जो सर्ज आ रहा है उसमें मेटल्स फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हिंडाल्को का स्टॉक जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा, देखिए लोअर लेवल से पिछले कुछ मिनटों में और उछाल देखने को मिल रहा है। प्रकाश सर, कोई मेटल वेटल है क्या ट्रेड के लिए? हिंडाल्को में कल हमने थोड़ी गिरावट देखी थी, अब साइडवेज चल रहा है। अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है हिंडाल्को में तो और गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल्स है, तेजी नहीं करनी चाहिए। अगर इंतजार करना चाहिए, मार्केट डाउन होता है तो हिंडाल्को में अगर आज का लो ब्रेक होता है तो उसी समय बेच देना चाहिए।
फिर एक अच्छा डाउन मूव मिल सकता है, 110 का जोन देखने को मिल सकता है। जब तक वो उड़ता नहीं तब तक होल्ड करना नहीं करना चाहिए। रही बात वेदांता की, वेदांता में एग्जैक्टली वही हाल है। तो मेरे ख्याल से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हिंडाल्को में अच्छी बनती है अगर आज का लो ब्रेक होता है तो। अच्छा, एक सवाल और प्रकाश सर, भारतीय एयरटेल कल बड़ा तगड़ा मोमेंटम आउट परफॉर्मेंस था, हरकत में आज भी वो स्टॉक है, पर इस समय क्या है, ऊपर से कुछ ठंडा पड़ना शुरू हुआ है। क्या करने का है भारतीय एयरटेल में? पोजिशनल ट्रेड लिया है जिन्होंने, उनके लिए कहां लेवल्स हैं, कहां स्टॉप लॉस लगाए, और क्या बने रहना है अभी भी? क्या लग रहा है दमखम है भारतीय एयरटेल में और जाने का? जी हाँ, मुझे लगता है बने रहना चाहिए। मेरे ख्याल से स्टॉप होगा 530 का, उन्होंने वहीं पर लगा देना चाहिए। मुझे लगता है 560 570 भी आते दिनों में देख सकता है। 560 एक नियर टर्म टारगेट है। भारतीय एयरटेल का जो बेसिक जो वीकली चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, डेली में बाय पैटर्न जोन पर है और इंटरडे में एक साइडवेज जोन है, नथिंग टू वरी। ओके, चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए आज। और इस फ्राइडे को अगर बहुत ज्यादा न्यूज डेवलपमेंट नहीं हुए तो प्रकाश सर से वो चार्ट मैप करवाएंगे कोरोना की, जो हमने मेरे ख्याल से लास्ट वीक हो ही नहीं पाई, लास्ट टू लास्ट वीक हमने करी थी, उसके बाद उस पर चर्चा ही नहीं हुई है। तो प्रकाश सर ने कहा था कि अभी दिक्कत भरा माहौल है, जो नंबर ऑफ केसेस जो आ रहे हैं, प्रकाश सर ने वो सारे केसेस को चार्ट में बखूबी प्लॉट कर रखा है, और कब कंफर्ट जोन में आएंगे, कब चिंता से बाहर आएंगे, वो सब लकीरें खींच रखी हैं। तो प्रकाश सर फ्राइडे को करें क्या? वो कर लगते हैं, उसमें क्या 7 बजे, बिल्कुल, या सुबह 7 बजे कर लेते, डन। हाँ तो डन, सुबह वो, हाँ तो सुबह करेंगे तो वो बड़ी अच्छी रीडिंग है, वो उससे क्लियर रहता है कि किस हद तक कंट्रोल करने की जरूरत है या किस हद तक कंट्रोल हो पा रहा है। वो चार्ट पे प्लॉट करके प्रकाश सर से हम लोग फ्राइडे को सुबह 7 बजे बात करेंगे, क्योंकि आजकल मूवीज की तो बात हो नहीं पाती प्रकाश सर से, रिलीज ही नहीं हो रही पिक्चरें, तो अभी एक कोरोना की बात ही करनी पड़ेगी। तो प्रकाश सर धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कल प्रकाश सर फिर जुड़ेंगे और फ्राइडे स्पेसिफिकली सुबह 7 बजे का ये अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया हमने, उस पर प्रकाश सर से बातचीत होगी। लेकिन अब मैनेजमेंट की बारी, और जेएसपीएल, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीआर शर्मा सर जुड़ते हुए। शर्मा सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, जेएसपीएल ने एक्सचेंजेस को भेजा है कि रिकॉर्ड ग्रोथ हुई है 109% की एक्सपोर्ट सेल्स में इस कोविड 2019 पैंडेमिक के बीच में। इस तरह की सेल्स आपने क्लॉक कर डाली सर, कहां एक्सपोर्ट करा, कौन सी कंट्रीज को इस तरह की मैसिव सेल्स पोस्ट करी है? बस ये ऐसा था, कई बार जो है ना वो बोलते हैं ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पूरी दुनिया ये कोरोना के चक्कर में फंसी हुई है, और कुछ देश ऐसे हैं जो थोड़े से उभर रहे थे, उससे बाहर निकल रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल इटली, स्पेन, जर्मनी, यूके, कनाडा, ये लोग थोड़ा सा, तो फ्रांस, इन लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी कि और उनके प्लांट बंद थे, तो वहाँ पे स्टील की एकदम से डिमांड आई और हमने उसको इनकैश किया और हमने अपने ऑर्डर बुक करके उनको माल बेचना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जिसके अंदर हमारा फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और चाइना है, इनके अंदर से भी एक बार डिमांड निकल के आई, तो हमने उधर भी माल बेचना शुरू किया। ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास। हमारा सौभाग्य है कि भारतीय सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने हमारी बहुत मदद की है, और शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बहुत मदद की, क्योंकि सारी पोर्ट्स ईस्टर्न कोस्ट पे सारी पोर्ट्स ऑपरेशन में रखी, जिसमें मुख्य पोर्ट हमारी पारादीप है, गोपालपुर है और विशाखापट्टनम है और गंगावरम है। तो ये सभी पोर्ट ऑपरेशन में रही, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट कर पाए। 2,48,000 टन का हमने लास्ट मंथ में एक्सपोर्ट किया, और प्रोडक्शन हमने 5.5 लाख टन की। तो अभी जो बाकी मटेरियल है उसमें टोटल सेल हमारी लास्ट मंथ में हुई 3,35,000, तो करीब 90,000 टन सेल हमने लोकल डोमेस्टिक मार्केट में करी। और अभी 2 लाख टन मटेरियल जो हमारे पास है वो पोर्ट के ऊपर है, जो कि मई के महीने में उसकी बिलिंग हो जाएगी। तो मई में भी हमारा प्लान वही 2.5 लाख टन का एक्सपोर्ट का रहेगा, और हमें उम्मीद है कि जो अप्रैल का जो महीना था उससे हम क्रॉस करेंगे। तो ये हमारे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली कि जब पूरी दुनिया एक परेशानी से गुजर रही है और बहुत चैलेंजिंग टाइम था भारत की कंपनियों के लिए, तो हमने उसको एक अच्छी एक रूप करके और भारत के लिए एक अच्छी विदेशी मुद्रा
अर्न की है। तो और ठीक है, मैं बहुत कुछ गौर करना, इस बीच आप लोग की स्क्रीन पे फ्लैश आता हुआ बाजार अब ऑलमोस्ट 1% की मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। 93.70 93.75 के लेवल्स निफ्टी पर है। जरा निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी सर का बयान आता हुआ कि पीएमओ इस समय वो आर्थिक इकोनॉमिक और रिलीफ पैकेज पे कामकाज करता हुआ, और निफ्टी बैंक की मजबूती और तूल पकड़ रही है। अब तो 3/4% की उछाल के साथ तो लोअर लेवल से एक रिकवरी, शार्प रिकवरी निफ्टी बैंक में लगातार बन रही है। अब खबरें भी अच्छी आती हुई, तो अब वो पैकेज का तो खैर लंबे अरसे से इंतजार है। टाइमलाइन सर नितिन सर ने कहा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर फिर से बयान आ रहा है। एमएसएमई मिनिस्टर है और पैकेज सबसे ज्यादा एमएसएमईज के लिए ही समझा जा रहा है कि टारगेटेड होगा, तो उनकी तरफ से वो बयान आता हुआ। चलिए, तो ये तो खैर मार्केट्स की चालू हुई। सॉरी सर, वो बीच में मार्केट देखना जरूरी था। लेकिन अच्छा, एक पार्ट था कि आपने रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट कर डाले पैंडेमिक के बीचों बीच। दूसरा आपने मेंशन करा है कि कंसोलिडेटेड स्टील प्रोडक्शन जो है वो भी रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गया है ग्रुप का, अंगुल में, और बाकी तमाम डिटेल जो आप लोगों ने शेयर करी है। तो ये जो लॉकडाउन हुआ 24 मार्च ऑनवर्ड्स अब तक कंटिन्यू हो रहा है, इसमें जेएसपीएल का काम जस का तस कंटिन्यू होता रहा, बहाल रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं जी, क्योंकि हमने अपनी जो मार्केटिंग रणनीति है उसके अंदर बदलाव किया, और हमने जो हमारा मैक्सिमम फोकस किया वो एक्सपोर्ट में कर दिया। तो एक्सपोर्ट में फोकस करने से हमको ये एडवांटेज हुआ कि हमने अपनी कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज कर ली, और ऑर्डर्स हमने 2 महीने के बुक कर लिए, 2.5 महीने के बुक कर लिए। अभी हमारे पास 31 मई तक के पूरे ऑर्डर्स हैं, और जब तक हमें उम्मीद है कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी अगर जो ऑर्डर बुक करना चाहेंगे तो बुक करेंगे। लेकिन हमारी भी प्राइम मिनिस्टर साहब से और नितिन गडकरी जी से, जो मंत्री जी हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि एमएसएमईज को जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं उतना जल्दी शुरू करिए, क्योंकि एमएसएमईज ही स्टील की खपत को बढ़ाते हैं। और एमएसएमई अगर जो एक बार चल जाएंगे तो ये जो लेबर का आना जाना है ये भी रुक जाएगा, स्थगित हो जाएगा, क्योंकि ये लेबर का दूसरे स्टेट्स में जाना, अपने स्टेट होम स्टेट में जाना, ये भारत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हम जो हैं भारतवासी हैं, ये माइग्रेटेड नहीं है, ये सब भारतवासी हैं। तो इसलिए हमारे को इनको ख्याल रखना है, इनको अपने ही जहां जिस शहर में इनको काम मिला हुआ है, जो प्रोजेक्ट्स में काम मिला हुआ है, इनको वहीं पर रखना चाहिए। इसके ऊपर मेरा ख्याल राजनीतिक दृष्टिकोण कोई नहीं होना चाहिए, और इसको हमें सबको एडवांटेज ये देना चाहिए कि आप कंपनीज खोलो, कंपनीज में काम करो, कंपनीज में सैलरी मिलेगी, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा, और उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाएगा, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा। तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, मेरा आपके चैनल के थ्रू उनको अनुरोध ये है कि एमएसएमईज को आप जल्दी खुलवाइए, और जितने प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के उनको जल्दी से जल्दी शुरू कराइए, और ये लेबर का अपने गांव में जाना इसको रोकिए। वो 2-3 महीने के बाद चले जाएंगे थोड़ा अपने गांव में थोड़े थोड़े करके, लेकिन सारे के सारे आदमी अपने गांव में, अपने होम स्टेट में चले जाएंगे तो वहां क्या हाल होने वाला है, इस चीज का अंदेशा शायद अभी तक हम नहीं लगा पाए हैं। और दूसरा, एक एमएसएमईज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि उनको जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जी, दूसरी एमएसएमई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वो उनको पैसा माफ नहीं कर रहे हैं, उनको मिनिमम डिमांड वगैरह सब ली जा रही है उनसे, इसलिए वो कैसे चल पाएंगे एमएसएमई? जब तक एमएसएमई नहीं चलेंगे तो जो कि भारत की जो है रीढ़ की हड्डी है, उसको जब तक हमें मजबूत नहीं किया जाएगा, जब तक हम इस देश को अपने इकोनॉमी के ऊपर नहीं ड्राइव कर पाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपके चैनल के थ्रू भी अनुरोध है भारत सरकार को कि एमएसएमईज को आप जल्दी से जल्दी शुरू कराइए। बिल्कुल सर, और हम लोग डे 1 से रिपोर्ट ही कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा पेन पॉकेट जो है वो एमएसएमईज की है, और जो रिलीफ पैकेज आएगा लार्जली उसी पॉकेट को टारगेट करने की कोशिश होगी। खैर, अब वो अवेटेड है, आई एम श्योर आपकी गुहार वहां तक पहुंची जरूर होगी। अच्छा, आप आए हैं सर, और फिर जरा डिमांड एनवायरनमेंट पे चेक चाहिए था, क्योंकि कमोडिटीज की हालत हम सब जानते हैं, ग्लोबल डिमांड कंसर्न्स हैं, सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है, तगड़ा इंपैक्टेड है, आउटलुक को लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, नो वन नोज इस तरह का हालात से गुजर रहे हैं। ऐसे में आपकी रीडिंग सिचुएशन को लेकर क्या कहती है सर? मेरी सिचुएशन ये है जी कि आज भारत के करीब 5 लाख ट्रक जो हैं वो माल लेके और सब शहरों के सामने खड़े हुए हैं। ये जो 5 लाख ट्रक हैं भारत के जो भरे हुए खड़े हुए हैं, इनको हमें खाली करके रीफिल के लिए भेजना है। पूरे देश में एक माहौल बन गया था कि खाली खाना खाना ही हमारा उद्देश्य है, लेकिन वो नहीं है हमारा उद्देश्य।
खाना खाना तो एक खाने के लिए हम नहीं पैदा हुए हैं। यह जिंदा रहने के लिए खाना खाने बहुत जरूरी है, लेकिन खाना ही एक उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि इकोनॉमी को आर्थिक दृष्टि से आर्थिक मजबूती के लिए हमारे को जल्दी से जल्दी इकोनॉमी को एक रोलिंग व्हील के ऊपर लेके आना है। तो जिधर जिधर ये वायरस का इफेक्ट नहीं है या बहुत लेश मात्र है, वहां की सारी फैक्ट्री, सारे प्रोजेक्ट, सारे गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये देखिए, जो कोरोना है, ये छूत की बीमारी है, इससे फैल गया। ये भी इसमें एक सबसे बड़ी चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को तुरंत इसी वक्त देश के अंदर से पान और गुटखा और खैनी ये बंद कर देने चाहिए। इनको प्रोहिबिट कर देना चाहिए फॉर एवर, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा जो ये संक्रमण है ये फैलता है। और इनके जो लोग जो ये काम करते हैं, जो उनकी दुकान है, उनको कोई ना कोई फायदा दे के वन टाइम 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया दे के उनके कोई और काम शुरू करा देने चाहिए। लेकिन भारत देश से ये पान और जब तक ये गुटखा रहेगा, जब तक ये संक्रमण खत्म नहीं होंगे, तो इसलिए हमारे को ये सारे काम करने बहुत आवश्यक हैं। और अगर जो हम इन कामों को करेंगे तो हमारे को एडवांटेज मिलेगा। ओके ओके। अच्छा, कंपनी अपनी बैलेंस शीट को लेकर जेएसपीएल की आमतौर पर हमेशा कंसर्न रहता था, पर ऑफ लेट आप लोग अपनी बैलेंस शीट में डेट को लगातार रिड्यूस कर रहे हैं। पर अभी बीच में खबर आई कि रेटिंग एजेंसी से निगेटिव वॉच पे आ गए थे और उन्होंने बेसिकली एक्शन इसीलिए माउंट करा क्योंकि कह रहे हैं हाइटेंड रिस्क है, लिक्विडिटी स्ट्रेच आउट होती हुई नजर आएगी इस कंपनी की, क्योंकि जो सब्सिडरीज हैं उनके लेंडर्स से अनफेवरेबल आउटकम का डर है। डिस्कशन जो चल रहा है आपका, क्या मामला है ये? क्या लेंडर्स से आपकी बातचीत हुई है? क्या अपडेट्स क्या है वहां पे लेकर? ये जो मेरे ख्याल से क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी रेटिंग एजेंसी की। मैं आपकी बात बिल्कुल उसका जवाब देना चाहूंगा। रेटिंग एजेंसीज जो हैं पूरी दुनिया में, ये एक अजम्पशंस के ऊपर काम करती हैं। ये सोचती हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने पहले बोल दिया, आईएमएफ ने पहले बोला कि भारत की जो ग्रोथ है 1.9% हो जाएगी। 2 दिन के बाद में दूसरी रिपोर्ट आती है कि लेस देन 1% हो जाएगी जीडीपी। लेकिन ये ऐसा जो है ना, ये स्थिति नहीं है भारत की। भारत 130 करोड़ लोगों की जनता इसके अंदर है। ये अपने में ही करीब 50 देश हैं। पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ भारत में रहते हैं, तो इनकी खपत बहुत ज्यादा है। तो आज जो हम सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है। लोगों ने सोच लिया कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मार्केट डाउन हो जाएगी तो ये कंपनी परेशानियों में आ जाएंगी। अगर जो लॉकडाउन 31 मई तक खत्म हो जाता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत की जो मेटल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, ये पूरी रिकवर कर जाएगी और भारत के अंदर 5% से ज्यादा ग्रोथ होगी जीडीपी की। इतनी अच्छी तरह से भगवान ने हमारे को बहुत अच्छी फसल की ग्रोथ दी है, हमारे इतनी अच्छी क्रॉप्स हुई है, बम्पर क्रॉप्स हुई है। इसी तरह से आईटी सेक्टर में कोई डेफिशिएंसी नहीं है। आईटी के नए नए प्रोग्राम बन रहे हैं, नए नए एप्लीकेशंस आ रही है, नई नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, इसलिए वो हमारी दूसरी इंडस्ट्री है। तीसरी इंडस्ट्री जो हमारी है वो मेटल्स इंडस्ट्री है। मेटल इंडस्ट्री बहुत जल्दी बहुत फास्ट पिकअप करेगी। चौथी इंडस्ट्री हमारी है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मैं कहना चाहूंगा कि उनके पास 2 महीने का बहुत अच्छा समय था। वो अगले 1 साल की बुकिंग करके बैठ सकते थे, लेकिन वो चले गए सब के सब नेगेटिव फीलिंग में। उन्होंने सोचा कि मार्केट में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स थे वो सारे के सारे घर में बैठे हुए थे और एक भी एडवर्टीजमेंट आपके चैनल के माध्यम से या किसी भी टीवी चैनल पे या किसी भी अखबार में हमने नहीं देखी कि कोई भी ऑटो मेकर्स है वो नई गाड़ी लॉन्च कर रहा है या नई गाड़ी का प्रोत्साहन कर रहा है। सब लोग बैठ गए कि गाड़ियां बिक ही नहीं सकती, जो कि एक उनके दिल में एक ऐसी आशंका आ गई और उन्होंने मार्केट में माल बेचना बंद कर दिया। अगर जो आज भी वो सारे मार्केट में माल बेचना शुरू कर दें, गाड़ियां बेचना शुरू कर दें, 10, 15, 20 हजार रुपए के अंदर वो अपनी गाड़ियों की बुकिंग शुरू कर दें, तो मेरा आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 3 महीने के अंदर ऑटोमोबाइल मार्केट रिवाइव हो जाएगी। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आदमी अपर मिडिल क्लास लेवल के हैं उन्होंने मैक्सिमम सेविंग की है 2 महीने में, क्योंकि जो जिनकी सैलरीड क्लास की बात कर रहा हूं मैं, बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको पूरी सैलरी मिल रही है उनकी सेविंग मैक्सिमम है, क्योंकि उनके खर्चा ही नहीं है। उनका खर्चा सिर्फ खाने का है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं हुआ। पेट्रोल का खर्चा बच गया, आने जाने का खर्चा बच गया, कपड़े का खर्चा बच गया, कॉस्मेटिक्स का खर्चा बच गया,
और बाकी जो मार्केट में रोज खर्चा करते थे, मॉल जाते थे, सिनेमा देखते थे, सारे खर्चे बच गए। तो उनकी सेविंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। आप देखिए कल क्या हुआ दिल्ली के अंदर, शराब की दुकानें खुली हैं और दिल्ली में लाइन लग गई है। मेरे को लगता है आपके यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा, बाकी सब जगह ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब पैसा तो मार्केट में है, लेकिन लोग डर गए थे। ये डर हमें निकालना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा डर जो निकाल पाएंगे वो मीडिया ही डर निकाल सकती है। भारत सरकार के सहयोग करके मीडिया ही भारत के लोगों का डर निकालेगी, और कोई नहीं निकाल सकता। एमएसएमई को जल्दी चालू कराइए, मेटल इंडस्ट्री अपने आप पिकअप कर जाएगी। यही मेरा आपसे आग्रह है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू शर्मा सर। और ऑप्टिमिज्म के लिए खास तौर पे तो सर कहते हुए अगर 31 मई तक लॉकडाउन खत्म होता है तो आप सरप्राइज रहेंगे कि स्पेस से इकोनॉमी वापस पटरी पे आती हुई आपको नजर आएगी। तो एकदम ऑप्टिमिज्म से भरे शर्मा सर, और स्टॉक भी उनका मजबूती के साथ 4.5-5% की उछाल के साथ कामकाज करता हुआ। सर धन्यवाद आपका। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सेठी फिनमार्ट विकास सेठी जोड़ेंगे, उनसे जानेंगे जेएसपीएल पे कॉल और उनका सबसे प्रेफर्ड मेटल पिक।